हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैटल 24/7। आप सभी लोगों का 24/7 के चैनल पर बहुत 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 सारा वेलकम है। जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, टुडे वी गोना डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज द अनदर पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड पावर मेड इजी, जिसमें हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं एंड where we are going to learn the foreign words, right? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने ऐसे लोग हो जिनको थोड़ा सा भी आइडिया है कि फॉरेन वर्ड्स क्या होते हैं। और उससे भी पहले मतलब बिफोर आस्किंग दिस, आई जस्ट वांट टू आस्क यू ऑल दैट आर यू ऑल एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, विगरस, जस्ट फुल सोलफुल, एंटरटेनिंग और नॉट? तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक मैं पेन ले लूं, राइट? एंड हियर आई एम, हियर आई एम, हियर आई एम। मैम, निपुण बैच में आपकी क्लास कब से लगेगी? बेटा, निपुण की निपुण प्लस निपुण में तो लग रही है, रोज 7 बजे मेरी क्लास होती है। हाँ, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। आई कैन कैरी फॉरवर्ड योर इशू, है ना, वो सॉर्ट हो जाएगा, डोंट वरी। यस, क्या होते हैं फॉरेन वर्ड्स? गुड आफ्टरनून मैम। कह रहे हैं इंग्लिश वर्ड्स भी तो फॉरेन वर्ड्स हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी थॉट है, बस इट्स जस्ट योर थॉट। समर बैच पर तो हो गई है बेटा, रिकॉर्डेड पढ़े होंगे, आप देख लो। नहीं मिल रहे हैं अगर तो आप मुझे मेल आईडी पे मेल कर देना, आई विल हेल्प। कृष्णा कह रहे हैं पूरी इंग्लिश फॉरेन है। अच्छा, तुम लोग इतना मतलब अब तो नहीं लगनी चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है कि अब जब आप लोगों ने पढ़ लिया है मुझसे, तब तो आपको इंग्लिश फॉरेन नहीं लगनी चाहिए। फिर भी अगर लग रही है तो बस आपकी तरफ से कुछ लोचा है। राधे राधे मैम, खुश रहिए। तो बेसिकली फॉरेन वर्ड्स क्या होते हैं? फॉरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेनर आप किसे बोलते हो? जो एक स्ट्रेंज पर्सनालिटी हो, जो एक एलियन पर्सनालिटी हो, है ना, जो जिसको आप नहीं जानते, जो आपको पेक्यूलियर लगे, राइट, या जो आपको क्वीर लगे, उसको आप बोलते हो कि वो मेरी एक्वेंटेंस का नहीं है, वो मेरी जान पहचान का नहीं है, राइट? तो यहाँ पर वो शब्द आपको दिखाई देंगे जो कि आपकी जान पहचान के नहीं होंगे। मतलब आपको लगेगा भाई साहब ये इंग्लिश के वर्ड्स तो नहीं हो सकते, ये कहीं और के वर्ड्स हैं। माइट बी आई डोंट नो, माइट बी लैटिन, माइट बी टेकन फ्रॉम स्वीडन और समवेयर एल्स, बट नॉट फ्रॉम दी ब्रिटिशर्स, राइट? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, लेकिन अंग्रेजी भी जो छोड़ के गए उसमें भी अजीबोगरीब चीजें मिल रही हैं। दैट मीन्स इट्स नॉट एक्चुअली द सेम जो हम लोग पढ़ते हैं, राइट? ऐसे ही अगर आप लोगों ने शेक्सपियर वगैरह को पढ़ा हुआ हो तो शेक्सपियर की जो नॉवेल्स हैं, जो एक्चुअल नॉवेल है शेक्सपियर की, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अजीबोगरीब से वर्ड मिलेंगे, आर्ट, दाऊ, इस तरीके के, जिन्हें आर्किक वर्ड्स बोलते हो, जो पहले इस्तेमाल होते थे अब इस्तेमाल नहीं होते। आर्किक वर्ड्स जिनको बोलते हैं, मतलब दे वर यूज अर्लियर बट नाउ नॉट नाउ। सो ऐसे ही कुछ वर्ड्स अभी अजीबोगरीब से न्यूज़पेपर में आपको दिखाई देने लगे। जैसे मैंने आपसे पूछा भाई तेरी औकात क्या है, अब मैंने आप लोग को बोला अगर किसी को आपको ये बोलना कि भाई तेरी औकात क्या है जो तू मुझसे लड़ रहा है, राइट? तो आपको जब ये स्टेटमेंट बोलना होगा तो आप बोल तो दोगे, लेकिन सामने वाले का पारा एकदम हाई हो जाएगा, वो अपनी आस्तीन वस्तीन चढ़ा के आएगा, कहता अभी बताता हूँ तुझको, बाहर मिल, राइट? ऐसा वाला। तो आपने क्या बोलना है उसको? आपने उसको ये नहीं बोलना भाई तेरी औकात क्या है, भाई तेरा स्टेटस क्या है, ऐसे करके पूछ लो। इसको इंग्लिश नहीं आती हुई तब तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ी बहुत आती होगी तो दिक्कत होगी, लेकिन वो इतना बुरा नहीं लगेगा, है ना? जैसे अब्यूजिंग वर्ड्स लोग इंग्लिश में यूज करते हैं तो उतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता था लोगों की क्या है क्या रहा है। हालांकि आप लोग मत यूज करना, दैट इज बैड, है ना? बैड लैंग्वेज इन एनी ऑफ द लैंग्वेज इज बैड। ठीक है। सो द थिंग इज कि ये जो स्टेटस है, भाई तेरा स्टेटस क्या है ना? अगर मैं आपसे ये चीज पूछती हूं तो आप यही जानने की कोशिश करो कि अभी तुम्हारी कंडीशन क्या है, अमीर हो, गरीब हो, अच्छे हो, बुरे हो, किन हालातों से तुम सफर कर रहे हो, राइट? यही जब हमने न्यूज़पेपर ओपन किया तो न्यूज़पेपर में हमें शब्द कैसे दिखाई दिए? द स्टेटस को ऑफ इंडिया इज करेंटली नॉट सो गुड, द स्टेटस को ऑफ चाइना इज नॉट करेंटली गुड। सो स्टेटस से ये क्या बन गया? स्टेटस को, स्टेटस से क्या बन गया? स्टेटस को।
समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, नॉट ओनली दिस वर्ड, द सो मेनी वर्ड, जैसे कि सुनवाई होती है तो आप बोलते हो ना कि हम कोर्ट जा रहे हैं हियरिंग के लिए। सुनवाई होती है जब कोर्ट में तो बोलते हो ना हम कोर्ट जा रहे हैं हियरिंग के लिए, कोर्ट से समन आया हमारी हियरिंग के लिए, हम जा रहे हैं। तो हियरिंग के लिए एक और वर्ड हियरकिन वर्ड यूज किया जाने लगा। तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमने सुना, लिसन किया या हियर किया, वहां पर हियरकिन वर्ड यूज होता है। तो हियरकिन इज अ वर्ड जो कि थोड़ा सा अजीबोगरीब है, स्ट्रेंज है, बट ये वर्ड्स आपके फ्रिक्वेंटली न्यूज़पेपर में यूज हो रहे हैं एंड वी कैन सी दीज वर्ड्स इजीली इन आवर पेपर्स, बिकॉज जब एग्जामिनर आपको पेपर देता है तो वो चाहता है कि हमारा जो बच्चा है वो थोड़ा सा अवेयर तो हो, है ना? तो बाकियों में आप में बाकियों से हट करके क्या है, तो आप बोलेंगे हमारे अंदर अवेयरनेस है, हम सचेत हैं, है ना? तो वो सचेतता, वो अवेयरनेस आपको दिखानी पड़ेगी। और वो अवेयरनेस आप मुझे पता है कि न्यूज़पेपर खुद तो पढ़ते नहीं होगे। कितने लोगों जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो यहाँ पे जरा हैंड रेस करना। कितने लोगों जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो जरा हैंड रेस करना, जल्दी बताओ, हैंड रेस करना जरा। कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हैंड रेस करना जरा, है ना? तो न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं हो, तो लेट्स सी, मैंने कहा चलो ठीक है हम ले आते हैं वो वर्ड जो पढ़ा देते हैं हमारे बच्चों को। तो क्योंकि आप लोग एनर्जेटिक, जेस्टफुल, सोलफुल, सेंटिलेटिंग, विगरस हैं ही, तो क्यों ना हम स्टार्ट कर दें, राइट? और हाँ एक और चीज, अभी मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड यूज किया था फॉरेन वर्ड, उसके लिए मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स बताए थे। सो कैन यू, अच्छा देखो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। स्लैंग तो आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते ही हो बेटा। या यस नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो? या बिकॉज को बिकॉज बोल देते हो। सो जस्ट लाइक दिस करते ही हो आप वो यूज स्लैंग वर्ड्स। तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वैशाली मैम की क्लास करते हैं, वैशाली मैम की क्लास करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। लेकिन उससे शानदार बात यह है कि जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, कोशिश क्या करिए कि उसको इंग्लिश में पढ़े, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट? और अच्छा मुझे जल्दी से बताइए, फॉरेन के लिए मैंने आप लोग को बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स बताए थे, कौन कौन से बताए थे जल्दी बताइए। जेनो, गुंजन पिछले वर्ड पे चली गई। एलियन और पेक्यूलियर, पेन करने, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर और क्वीर, ये वर्ड है फॉर स्ट्रेंज। और अगर कोई आपकी जान पहचान का है तो वो आपकी एक्वेंटेंस का है। अरे भाई तू तो मेरा यार है, ऐसे करके बोलते हो ना किसी को, तो वो आपकी एक्वेंटेंस का आदमी है, तभी उसको मेरा यार है बोल देते हो। तो मेरा यार है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार को? तू तो मेरा बड़ी है, राइट? ठीक है, तू तो मेरा यार है, तू तो मेरा बड़ी है, उसको बड़ी बोलते हो। तो जो बड़ी होता है आपका, जिसको आप जानते हो और ऐसे ही मार देते हो और आपको कुछ कहता भी नहीं है ना? वरना वो बोलेगा ज्यादा मेरे से गुलू गुलू करेगी तो धोप देंगे, राइट? सो अगर कोई आपको ऐसा नहीं बोल रहा है तो वो आपकी एक्वेंटेंस का, जान पहचान का है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। आपको बड़ा ही अजीब दिख रहा होगा कि मैम ने ये क्या पिक्चर लगा दी है, तो आई थिंक पूरी दिखाई भी नहीं दे रही होगी। वेट, लेट मी हैव डूइंग विद दिस, व्हाट इज दिस, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, थोड़ा सा, ओके। सो या हियर इज द वर्ड, अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो दिस इज अ फुट, ये एक पैर है, दिस इज अ फुट। आपको बताती हूँ, ये बहुत अमेजिंग है, आप लोग पता नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ लाइफ इज कि जहाँ से आप नॉलेज हासिल कर सकते हो आप करो। वेदर इफ यू फील लाइक इट्स माई क्लास, तो आप मेरी क्लास ज्वाइन करके भी कर सकते हो, रेस्ट आप कुछ भी पढ़ सकते हो। इट विल बी द बेस्ट टाइम एंड द बेस्ट गेनिंग टाइम ऑल्सो। द वर्ड इज एब एंटिको, है ना? अब हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? भाई साहब क्या एंटिक था, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, मतलब इट वाज जस्ट लाइक एंटिक यार। मतलब आप किसी भी पुरानी चीज को देख रहे हो जो बहुत एंशिएंट है और आपको बहुत अलग और बहुत ही यूनिक दिखाई दे रही है, तो वो आप बोलोगे यार ये एंटिक, पुराने टाइम का है, एंशिएंट है, और आप उसको अपने घर में सजा करके रखना चाहते हो। या कभी अगर आप म्यूजियम वगैरह जाते होगे तो वहां पे भी बहुत सारी एंटिक चीजें मिलती होंगी। सो एंटिक, कभी कभी एंटिक आप यूनिक के लिए भी यूज कर देते हो, और एंटिक का एक्चुअली मतलब यही होता है कि एंशिएंट। अब एक तो हम एंशिएंट पढ़ ही रहे थे, फिर हमको एंटिक पढ़ा दिया गया, अब एंटिक पढ़ा दिया गया तो अब एंटिको पढ़ा दिया गया। अब ये अब एंटिको क्या है? अब एंटिको का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो पुराने समय से चलती चली आ रही हो, है ना? या आप बोल सकते हो सिंस टाइम इममेमोरियल, जो समय हमें क्या है याद ही नहीं। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेमोरियल, मेमोरियल का मतलब होता है यादगार, इममेमोरियल का मतलब है जो याद ना हो, और टाइम का मतलब है समय।
तो वो समय जो हमें याद नहीं है, तब से अगर कोई चीज चली आ रही है, फ्रॉम एंशियंट टाइम से कोई चीज अगर चलती चली आ रही है, कोई प्रथा हो गई, ठीक है, या कोई भी सिस्टम हो गया, वो चलता चला आ रहा है, तो उसको आप बोलोगे एब एंटिको। जैसे आपने देखा होगा सती प्रथा तो बाद में जाकर के एंड हुई थी। चाइल्ड मैरिजेस तो अभी भी बहुत सारी जगह पे चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, ठीक है। तो वहां पर जो प्रथा चल रही थी वो काफी टाइम से चल रही है, एंशियंट टाइम से चल रही है। अब यहाँ पर मैंने एक चाइनीज फूड क्यों लगाया हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको पता है, दिस इज द फूड ऑफ अ गर्ल या फिर ऑफ अ बेबी गर्ल। बताती हूं मैं आप लोगों को। चाइना में अगर किसी के, जैसे हम लोग के यहाँ कहावत कही जाती है, सर बड़ा सर बड़ा सरदार का और पैर बड़ा गवार का, है ना। तो अगर किसी के पैर बड़े होते थे तो उसको गवार माना जाता था, राइट। तो जो चाइना में किसी के अगर पैर बड़े होते, किसी लड़की के पैर बड़े होते, तो उसकी शादी नहीं होती थी, है ना, कि गवार बोल करके उसकी शादी नहीं करी जाती थी। तो ये लोग क्या करते थे, बचपन से ही लड़कियों के पैरों में पट्टी बांध देते थे, ठीक है, ताकि इनका पैर का जो साइज है वो बढ़ ही ना पाए, क्योंकि बड़े पैरों की लड़कियों को वहां पे पसंद नहीं किया जाता था। सो ये एक प्रथा थी वहां पर कि लड़कियों के पैरों में बचपन से ही पट्टी बांध दी जाए ताकि उनका पैर कभी ग्रो कर ही ना पाए बहुत लंबा। तो उनके पैर की कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती थी और तभी शादी होती थी। तो वहां पर लड़की का चेहरा देख करके उसे शादी नहीं करी जाती थी, वहां पे लड़की का पैर देख करके उसे शादी करी जाती थी। जैसे हमारे भारत में लड़की के संस्कार देख करके पहले शादी करी जाती थी और बोला जाता था संस्कार नाम का चीज नहीं है क्या, वैसे यहाँ पे बोला जाता है पैर नाम का चीज नहीं है क्या, वो भी कौन सा पैर, छोटा पैर, राइट। सो दिस इज चाइनीज प्रथा, चाइनीज प्रैक्टिस। ऑल्दो मैं बहुत सारी प्रैक्टिस ले सकती थी, बट आई फाउंड दिस इज समथिंग व्हिच इज न्यू एंड आई हैवंट टोल्ड इट येट। तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट एंड यस यू कैन से दैट फ्रॉम ओल्डन टाइम या सिंस टाइम इमेमोरियल या फिर फ्रॉम द एंशिएंट is known as ab antico. I hope this is quite clear to everybody. मुझे comment section में लिख करके बता दिए, yes मैम मुझे समझ में आ गया। From the olden days भी बोल सकते हो, हाँ ऑर्थोडॉक्सी बोल सकते हो, बिल्कुल ये रूढ़िवादी ही तो थे, तभी तो ये हरकत करते थे। आज तो मुझे नहीं लगता, या हो सकता है होता हो, कुछ ही जगह पे होगा जहां पर इलिटरेसी है वहीं पर होता होगा, वैसे नहीं होता होगा। आपको पता है मोदी जी की जो मदर है, शी इज, आपने सुनी होगी न्यूज, है ना, कितने लोगों ने सुनी है सुबह सुबह आज न्यूज? वी कैन से दैट ये जो समय है उनके लिए बुरा चल रहा है। Of course, child marriage is a crime. At that time also वो crime ही था जी। मोदी जी की जो मदर हैं उनकी डेथ हो गई है, राइट। और हाँ ये बोल सकते हैं कि उनके लिए समय सही नहीं चल रहा है, बिकॉज अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी जिसमें उनके भाई का एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। सो या रिप फॉर हर, रेस्ट में हर सोल रेस्ट इन पीस। ऑफ कोर्स एक बच्चे ने कुछ टेक्स्ट लिखा था तो मैंने कहा मैं बताती चलूँ, बट बी अवेयर ऑफ दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑल्सो, राइट। तो हाँ या वी वर लर्निंग दिस एंड आई होप दिस वर्ड इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ विल मूव अहेड एंड विल लुक फॉर अनदर वर्ड एंड द वर्ड इज ab initio। अब इनिशियो वर्ड आपको कहाँ से कनेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है? इनिशियो रेफर्स टू इनिशियल। इनिशियो कहाँ से कनेक्ट कर रहा है? इनिशियो रेफर्स टू इनिशियल। जरा मुझे ये बताइए, अगर मैं इनिशियल लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? किसी चीज के स्टार्ट के बारे में बात कर रही हूं मैं, किसी चीज की बिगिनिंग के बारे में बात कर रही हूं मैं, किसी चीज के एडवेंट के बारे में मैं बात कर रही हूं, किसी चीज के कमेंसमेंट के बारे में मैं बात कर रही हूं, राइट। सो अगर कोई चीज ab initio होती है तो आप उसको बोलते हो कि पहले से ही थी। जैसे कभी कभी आपसे कोई बोलता है यार यार तुझे पता है ऐसा हो गया, तो आप बोलते हो मुझे तो पहले से पता था, राइट। सो जस्ट लाइक दैट, पहले से ही हो कोई चीज जो पहले से ही हो। ओ आई नो इट ab initio। आप ये नहीं बोलोगे आई नो इट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे या आई नो इट फ्रॉम ab initio, ऐसे करके बोल सकते हो आप। सो दिस इज एन adverb which was adapted in the beginning of 17th century directly from the word Latin. So why these words known as strange words? Because these are Latin words, है ना। तो यहाँ पर where it is translated as from the beginning, हमारे यहाँ इसको ट्रांसलेट कर दिया गया, लेकिन ये वर्ड भी आपको देखने के लिए मिलेगा न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंटली। समझ में आ गया?
हाँ, ओरिजिन भी बोल सकते हो बेटा इसको, है ना। और इसी के लिए लैटिन वर्ड क्या होता है, एब ओरिजिने। तो ये वर्ड भी आप चाहो तो इसके साथ ही लर्न कर सकते हो, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके, तो स्टार्ट, बिगिन, एडवेंट, ओरिजिन या कमेंसमेंट, ये सब स्टार्टिंग को ही डिफाइन करते हैं। हाँ, फ्रॉम द कमेंसमेंट, इनिशियली। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ विल मूव अहेड एंड विल लुक फॉर दिस वर्ड एडहॉक। पता है आपको, मुझे पहले समझ नहीं आता था, पहले मतलब जैसे लोग बोलते थे, मेरी मम्मी ही बोलती थी कि अरे पता है ना, वो जो टीचर हैं उनकी तबीयत खराब हो गई है, उनका पैर वैर टूट गया है, तो एक और टीचर को लाया गया अडॉप पे ढॉप पे ढॉप पे तो मतलब ऐसे अडॉप 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 समझ में आता था, तो मुझे लगता था उनको अडॉप्ट किया गया, अडॉप्ट मतलब गोद लिया गया उनको थोड़े दिन के लिए। तो आई वाज लाइक क्या अडॉप्ट अडॉप्ट करती रहती है, बट एक्चुअली में द वर्ड इज नॉट अडॉप्ट, द वर्ड इज एडहॉक। एडहॉक पिलाया जाता था उनको। सो व्हाट इज दिस एडहॉक? दिस इज अ लैटिन वर्ड। और पता है, सोचो आप, थिंक ऑफ दिस, द वर्ड इज nowadays used in our schools, in our system, these words are used, है ना। कोई बंदा अडहॉक पे लाया जाता है, लोग अडहॉक अडहॉक बोलते हैं, बट इट इज एडहॉक। एडहॉक, दिस इज अ लैटिन वर्ड। मेड और डन सडनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अब मैंने क्या बताया, मम्मी के स्कूल में एक टीचर की पैर में चोट आ गई थी, मोच आ गई थी, जिसकी वजह से उनको पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो वो 6 महीने के लिए बेड रेस्ट पे चली गई। अब उस ड्यूरेशन में तत्काल एक टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ी ना, तो मम्मी वाली अडॉप पे लाया गया, अडॉप पे लाया गया। अडॉप 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 क्या होता है, तो फिर मुझे समझ में आया ये अडॉक होता है ना, क्योंकि कुछ सडन उनकी नीड पड़ गई थी, पर्पसली उनकी जरूरत पड़ गई थी। सो शी इज हियर फॉर अ पर्पस। जब वो पर्पस खत्म हो जाएगा, शील गो। सो ये जो दूसरी टीचर ये वाली मैम की जगह पे आई है, जिनका पैर टूटा है, ये एडहॉक पे आई है। एंड जैसे ही ये मैडम भी वापस आ जाएंगी, शी विल गो। और जितने दिन के लिए ये एडहॉक पे आएंगे, उतने दिन का इनको पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, या फिर व्हेन in need, requirement, as requirement, for a purpose, when there is an essential need। ठीक है। सो एडहॉक पे अगर किसी पर्सन को लाया जाता है तो उसको पर्पसली लाया जाता है। जैसे कई सारे लोग ना शादियां भी करते हैं। आप अगर कुछ कंट्रीज में चले जाओगे तो वहां पर शादियां भी होती हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि कुछ पता नहीं, उनका कुछ सिस्टम होता है, कुछ रूलिंग होती है, गॉड नोस क्या रूलिंग होती होगी। तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए वो शादी भी करते हैं, दे मैरी। ठीक है, सो दैट ऑल्सो कम्स इन एडहॉक। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी गाइज। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया? फॉर अ मोटिव बोल सकते हो, बिल्कुल, फॉर अ मोटिव, फॉर अ रीजन। कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस के बारे में सुना है ना, तो वो भी एडहॉक पे होती हैं। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ विल मूव अहेड एंड विल लुक फॉर दिस वर्ड एब इंटरिम। ऐसा सच में होता है कुछ कंट्रीज में, पता है आपको? डेलिबरेटली भी बोल सकते हो, लेकिन डेलिबरेटली एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है, जानबूझकर, है ना, किया। ठीक, चलो। अच्छा, कई बार आपने सुना होगा कि शी इज द इंटरिम मिनिस्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। शी इज द इंटरिम, जैसे हमारे यहाँ सरकार थी 1946 के टाइम पे, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, उसको हमारे चाचा नेहरू ने फॉर्म किया था। ये क्वेश्चन भी आता है, इवन एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है। सो जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, दैट ही वाज द लीडर ऑफ आवर इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। ठीक है, सो इन और फॉर द मीन टाइम, टेम्पररी, फॉर अ टाइम बीइंग, जब आप किसी को कोई गद्दी पकड़ा देते हो, सपोज जैसे हमने अभी एडहॉक के बारे में बात करा ना, कि हम किसी को पर्पसली लेकर के आए किसी रीजन की वजह से, तो वो पर्पसली है वहां पे, जानबूझ करके या किसी वजह से, किसी रीजन से लाए। यहाँ पे
बताया जाता है फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर अ मोमेंट, है ना, ऐसे करके आप डिफाइन करते हो उसको। कई बार ऐसा होता है, जैसे सपोज शिंजो आबे की बात कर लेते हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर वो थे, राइट। तो अगर मान लो वो अपने कार्यकाल में होते, ठीक है, और उस कार्यकाल में उनकी डेथ हो जाती, ठीक, और मान लो सपोज वो उनकी सर्विंग टाइम थी, सपोज हम टाइम ले लेते, एक टाइम ले लेते 2017 से लेकर के उन्हें 2022 तक सर्व करना था, सपोज फॉर एग्जांपल, राइट। तो आप इस दौरान में 2020 में मान लो इनकी डेथ हो जाती, है ना, तो ये जो बचे हुए 2 साल थे वो तो गैप रहते, है ना। अब सरकार बिना किसी पर्सन के तो चल नहीं सकती, तो कोई ना कोई तो वहां पे रिक्वायर्ड होगा ना, मीनवाइल जो देख रेख करे, चीजों को संभाले भी, है ना, चीजों को मैनेज भी करे। तो उस मीन टाइम के लिए किसी भी और पर्सन को, जैसे मान लो कोई कहीं का मिनिस्टर हो, सपोज कहीं का चीफ मिनिस्टर हो या किसी और अदर पोजीशन पे हो, तो उसको सौंप दिया जाता है वो गद्दी की भैया आप देखिए, फॉर अ टाइमिंग आप सॉर्ट करिए, आप मैनेज करिए, राइट। आप अभी देख लीजिए, जैसे ही कोई बंदा नियुक्त कर लिया जाएगा आप इस पोजीशन से हट जाएंगे। तो कई बार आप ऐसे देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर मिनिस्टर 2 ड्यूटीज निभा रहा होता है, एक पर्टिकुलर जो भी पॉलिटिशियन होता है वो 3 4 ड्यूटीज निभा रहा होता है। तो वो जो भी ड्यूटीज एक्स्ट्राज में निभा रहा होता है वो इंटरिम्स होती हैं, या तो उसको एक्चुअली में दिया गया हो या तो वो किसी और का काम सौंपा हुआ संभाल रहा हो। सो आप बोलोगे फॉर मीन टाइम, उस समय के लिए जिस टाइम पे ड्यूरेशन में उनकी जरूरत है, फॉर टेम्पररी, फॉर सम मोमेंट, या फिर फॉर टाइम बीइंग। और एफिमरल, एफिमरली, मैंने स्पेलिंग लिख दी, एफिमरली, अगर किसी को लाया जाता है तो उसको आप बोलते हो कि वो इंटरिम है। तो हम लोग तो इंटरिम वर्ड यूज करते हैं, बट ये एब इंटरिम पूरा वर्ड है जिसका मतलब है इन और फॉर द मीन टाइम या फिर टेम्परली समवन इज देयर एट दैट पोजीशन। आई होप दिस इज आल्सो क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। हाँ, वेरी गुड। इवेंसेंट भी यूज कर सकते हैं आप वर्ड, प्रोविजनल भी बोल सकते हो। एटर्नल का मतलब तो हम इसका ऑपोजिट बनेगा बेटा, एटर्नल, एटर्नल मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये ऑपोजिट बनेगा, ठीक है। चलिए, क्लियर। वीवी गिरी, इंटरिम अनिल कपूर, अच्छा ओके, हाँ प्रोविजनल बोल सकते हो बिल्कुल। सो आप देख रहे हैं ना, ये It was a nice man. Next देखिए, ad libitum, ad libitum, ad libitum. Now this is a very important word जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल वर्कर्स होते हैं, देखा आपने? अच्छा छोड़ो, सोशल वर्कर्स तो बहुत बहुत आम सी बात हो गई है ना, सोशल वर्कर्स को छोड़ दो, वो तो करते ही हैं यार, लोगों के लिए करते हैं, लोगों को खाना देते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की मदद कर रहे होते हैं, है ना, अपनी इच्छा से, विलिंगली दे आर डूइंग थिंग्स, है ना। लेकिन विलिंगली और डेलिबरेटली आपके नेगेटिव वर्ड्स ज़्यादा चले जाते हैं, पॉजिटिव कम जाते हैं। अगर आपको पॉजिटिव लेना है तो वॉलंटरीली बोल सकते हो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया था। आपने देखा होगा लोग कहते हैं भाई एकदम दिमाग का दही हो रहा है, और दे जस्ट गो एंड स्मोक, है ना। और कुछ लोग होते हैं जो सस्ते नशे करना शुरू कर देते हैं, सस्ते नशे यू हैव हर्ड ना, तो टाउलिन वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। सम पीपल आर लाइक दैट, भाई कॉफी पे कॉफी पे कॉफी पे कॉफी, तो कॉफी पीना शुरू कर देते हैं। मतलब दे जस्ट वांट हैप्पीनेस अराउंड, राइट। अपने आसपास उनको क्या चाहिए? खुशी चाहिए, एंड दे आर फीलिंग लाइक दैट जब तक कुछ लेगा नहीं तब तक सहेगा नहीं, राइट। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, जिसका दिमाग एकदम खराब हो रहा होता है, उसको लगता है कि नहीं आई वांट समथिंग, वो एडिक्टेड होता है किसी ना किसी चीज का, और वो जैसे ही उस चीज को कंज्यूम करता है, जो वो जैसे ही उस काम को करता है तो उसको प्लेजर मिलती है। सो अगर आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ कर रहे हो जिसमें आपको खुशी मिले, है ना, तो आप उसको बोल सकते हो एड लिबिटम। क्या बोल सकते हो? एड लिबिटम। तो आप लोगों को जब ऐसे दिमाग एकदम दिमाग का दही हो रहा होता है तो आप लोग क्या करते हो? व्हाट यू डू फॉर योर प्लेजर।
सो जो भी आप अपने प्लेजर के लिए करते हो, यू आर डूइंग एट लिबिटम. So allowing freedom to improvise, allowing variations from the printed notes or tempo. मतलब अगर इसको आप थोड़ा सा वैसे लेकर के जाओगे प्रैक्टिकल नोट पर, तो दिस इज अ वर्ड विच इज अ सोफिस्टिकेटेड वर्ड, जहां पर लोग अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, है ना. अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा सा नेगेटिविटी में जाओगे तो अल्टीमेटली लोगों को क्या लग रहा होता है, भाई बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंड इफ वी टेक वन सिगरेट विल बी ओके. कुछ लोग का एक सिगरेट से नहीं, बहुत सारे सिगरेट से काम बनता है. सो पीपल डू दैट. सो लोग करते हैं ये, और बस यही है कि वो उनको सुकून देता है, वो उनको पीस देता है, वो उनको प्लेजर देता है. हाँ, दे डू. व्हाइटनर के नशे दे यूज, और पता है वो इतना गंदा इफेक्ट करता है. जो आप पता है, अगर कोई बंदा लॉन्ग लास्टिंग उस व्हाइटनर को यूज कर रहा है तो उसकी मानसिक संतुलन खो सकता है, क्योंकि वो नसों पे इफेक्ट करता है. ठीक है. और आपकी जो भी प्रोसेसिंग होती है, मतलब आप देखो, जैसे सपोज हमने किसी गर्म चीज को छुआ, ठीक है, हमारा जो टच होता है, जो स्पर्श होता है, वो फौरन हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है, हम रिएक्ट करते हैं, हम फौरन ऐसे करके छोड़ देते हैं. सिमिलरली अगर हम बर्फ खाते हैं तो हमको ऐसी वाली फीलिंग आती है, या हम खट्टे वाले बताशे खाते हैं तो हमें सडन सी फीलिंग आती है. लेकिन जो सस्ते नशे करते हैं, दोज हु टेक टाउलिन एंड ऑल, उनकी जो ब्रेन तक सिग्नल्स जाने होते हैं ना, जो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई होता है ना, वो बहुत स्लो हो जाता है. तो अगर उनको गर्म छुआओगे भी ना, तो थोड़ी देर बाद उनको पता चलेगा उनका हाथ जल रहा है, वो ऐसे करेंगे, होता है ना इंसाफी है, वो ऐसे छू लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद वो हाथ हटाएंगे, कहेंगे वो जल रहा था, ऐसे करके, है ना. सो दे डू रिएक्ट, बट दे रिएक्ट स्लोली, क्योंकि वो उनके दिमाग पर मतलब सीधी नोज इनहेल करके करता है, जो भी करता है, तो वो सीधे उनके दिमाग पर इफेक्ट करता है. और अगर कोई लॉन्ग लास्टिंग इसको करता है ना बेटा, तो वो ही और शी कैन बी आउट ऑफ सेंसेस ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि उसको फिर बहुत अजीबोगरीब, उसको इल्यूजन्स होने लगते हैं, भ्रम होने लगता है उसको अपने आसपास ना, मतलब उसको अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती हैं, दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता है क्योंकि. तो अपने दिमाग की कुछ भी पुराना पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं वो, राइट. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस. तो यहाँ पर आप चाहो तो विलिंगली भी लिख सकते हो. वैसे नेगेटिव वर्ड्स हैं विलिंगली और डेलिबरेटली, क्योंकि जानबूझकर किया गया इज नोन एज विलिंगली और डेलिबरेटली. तो वैसे आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर deliberately, ठीक है, और voluntarily भी बोल सकते हो. ओहो, voluntarily, ठीक है, या फिर for our own happiness, for our own sake. own ये सब सेम रहेगा, sake खुद के लिए या खुद की खुशी के लिए कुछ किया गया is known as this only. हाँ, the things which gives us satisfaction also. Of course ओवरडोज से डेथ तो हो ही जाएगी ना बेटा, क्योंकि आप एक बात होता है, अगर आपका दिल काम नहीं कर रहा है तो आप पेसमेकर लगा करके यू कैन सर्वाइव, बट अगर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, नॉट पॉसिबल फॉर यू, है ना. तो अल्टीमेटली हमारे वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर देता है, इन शॉर्ट दैट इज इट. तो अगर आप किसी को भी देखें कि वो ऐसा कुछ कर रहा है, तो प्लीज उसको जरूर से जरूर मना करें. और वैसे तो बहुत रेयर केस में ऐसा हो पाता है कि लोग छोड़ पाते हैं इस चीज को, बट दिस इज रियली वेरी बैड एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दिस. सॉरी, वॉलेंट, VOULNTARILY, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड है आपका एड रेफरेंडम. अब एड रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, सारा काम आप कर ही रहे थे, सारा काम चल ही रहा था आपका, एंड फिर लास्ट में आपने एक फाइनल नेल इन द कॉफिन कर दिया, है ना. तो आपने उस काम को फाइनलाइज कर दिया. वैसे फाइनल नेल इन द कॉफिन का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसा काम किया है जो फेलियर की तरफ जा रहा है, राइट. लास्ट अटेम्प्ट था, वो भी फेल हो गया. सो आप देख रहे होंगे, दिस इज अ काइंड ऑफ आई डोंट नो व्हाट इट इज सेड. तो ये एक तरह का कोई कनेक्शन फॉर्म करना था, जिसमें एक ये टुकड़ा बचा हुआ था और उसको लास्ट में ऐड कर रहे हैं. सो इसको फाइनलाइज कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं. दे आर जस्ट, आपके घर में रूम देखा होगा आप लोगों ने, जब रूम में मार्बल वार्बल की सेटिंग होती है
तो सब लगा देते हैं, सपोज ऐसे करके लगा दिया उन्होंने, ऐसे करके लगा दिया मार्बल, है ना, फिर ऐसे। अब वो लास्ट वाले मार्बल की सेटिंग कर रहे हैं, ये वाले मार्बल की, तो ये वाले मार्बल की जो सेटिंग होगी वो फाइनलाइज करना होगा। तो कंक्लूडिंग्स करना, प्रोसीडिंग को एंड करना, ठीक है, ये सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट बाय अदर्स एंड फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल्स, स्पेशली एन एड रेफरेंडम कॉन्ट्रैक्ट। सो समथिंग विच इज जस्ट एडेड टू पुट इट ऑन एंड, है ना, एड टू एंड इट, फाइनलाइज, conclude, end the proceeding, कंक्लूजन कर देना, ठीक है। एंड दिस इज स्पेशली फॉर एन एग्रीमेंट। जैसे कि कभी आप लोगों ने देखा होगा जब दो लोग पार्टनरशिप पे बिजनेस करते हैं तो उनके बीच में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं। एटलीस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारे के सारे क्लॉजेस लिखे होते हैं कि भाई ये दोनों की जो भी सहमति से नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, राइट। तो अब उसका फाइनल डिसीजन जब होना होता है तो जो भी लास्ट प्रोसीडिंग होती है उसको आप एड रेफरेंडम बोल सकते हो। तो फाइनल पॉइंट जो ऐड करना होता है दैट इज नोन एज एड रेफरेंडम। तो ये अलग, हाँ ठीक है, चलो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। मैं बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं ऐड करना चाहूंगी इसमें, बट अभी देखो पिछली भी पिक्चर हम लोगों ने काफी हद तक सेम सेम देखी थी और ये वाला भी पिक्चर सेम सेम ही है बट थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां पे आप एक आखिरी पॉइंट ऐड कर रहे थे टू एंड इट अप, है ना, कंक्लूजन निकालने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए, एंड पर लाने के लिए उसको। लेकिन यहाँ पर एडेंडम जो होता है वो उसमें आपने एक वर्ड देखा होगा ऐड आ रहा है। सो कुछ भी नहीं, अगर कोई चीज ऐड कर दी जाए किसी चीज में, नॉट एज टू फाइनलाइज इट, किसी चीज को खत्म करने के लिए नहीं, बट कुछ भी बोलो, कुछ लोग होते हैं ना थोड़े सनकी टाइप के होते हैं, सेंट्रिक टाइप के होते हैं, व्हाट दे डू, हाँ ठीक है लेकिन ऐसा हो जाता तो ज्यादा बेटर होता, हाँ ठीक है ऐसा भी कर लेना, है ना। तो दे डू एन आइटम ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज एडेड टू समथिंग स्पेशली टू अ बुक। तो किसी भी चीज में अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह जाते हो तो कुछ खाने के लिए जाते हो वहां पे, तो जब खाने के लिए जाते हो तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे देता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, दे देता है खाने के लिए, वो रसगुल्ला दे देता है या फिर आपको छाछ वाछ बना करके दे देता है। सो वो चीज जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जा रही है, ठीक है, जो एडिशनल दी जा रही है, एक्स्ट्रास में दी जा रही है, उसको आप बोल सकते हो कि वो एडेंडम, समथिंग गिवन इन एक्स्ट्रास, समथिंग विच इज मोर देन नीडेड, समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली नेसेसरी, ठीक है ना। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट एवरीबडी। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, जो COMPLIMENT वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। जब आप किसी को बोल, कोई आपके सामने तैयार होकर के आया तो भाई बोलो भाई साहब मस्त, है ना, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉम्प्लीमेंट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पर आपका ये जो वर्ड है वो ई के साथ रहता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट है। दिस कॉम्प्लीमेंट इज डिफरेंट एंड दिस कॉम्प्लीमेंट इज डिफरेंट, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे एक सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, टी। कमेंट अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकता है, ठीक है। चलो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। आगे वर्ड लिखा हुआ है हमारा एल्मा मैटर। एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, एल्यूमिनाई। एल्यूमिनाई वर्ड सुना है आप लोगों ने? मुझे बता सकते हो क्या होता है एल्यूमिनाई वर्ड? व्हाट इज एल्यूमिनाई? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एल्यूमिनाई?
जस्ट लाइक एक्स्ट्रा चीज, लेकिन उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एल्यूमिनाई क्या होता है बेटा, बता सकते हो? आप लोगों ने एल्यूमिनाई वर्ड सुना होगा ना, ये एल्यूमिनाई हैं, ओ आप लोग भी एल्यूमिनाई बन सकते हो। जैसे आपकी निर्मला सीतारमन जेएनयू की पढ़ी हुई है। अगर कोई बच्चा किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज से पढ़ा हुआ होता है, राइट, तो उसको आप बोलते हो कि वो वहां का एल्यूमिनाई है ना, वो वहां का क्या है, एल्यूमिनाई है, ठीक है। तो कभी कभी कुछ नोटेबल एंड एल्यूमिनाई, अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो आप अपनी यूनिवर्सिटी में, तो आपको बुलाया भी जाएगा कि ये हमारे नोटेबल एल्यूमिनाई हैं, ठीक है। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी से या किसी कॉलेज से आपने पढ़ाई करी हुई है तो आप उसके एल्यूमिनाई होगे, मतलब आपने वहां से पढ़ाई करी है। तो यहाँ पे उसी से ही वर्ड बना हुआ है एल्मा मैटर। अब एल्मा मैटर इज नथिंग एल्स बट इट कैन बी द स्कूल ऑल्सो, कॉलेज ऑल्सो और यूनिवर्सिटी ऑल्सो दैट समबडी अटेंडेड। तो एल्यूमिनाई कहाँ का होगा, वो एल्मा मैटर का ही होगा। जिस जगह से एक बच्चे ने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है वो एल्मा मैटर कहलाता है, ठीक है। सो इसको बहुत ज्यादा वर्ड्स में मत लर्न करो। अब आप ये लर्न कर सकते हो, या तो ग्रेजुएशन स्कूल हो चुका है आपका, या स्कूल नॉर्मल आप बोल सकते हो, या फिर कॉलेज बोल सकते हो, या तो यूनिवर्सिटी बोल सकते हो। सो इसके लिए अगर आपको सिनोनिम्स आएंगे भी तो यही वर्ड्स आएंगे। अ प्लेस वेयर यू स्टडीड, you studied as student, ठीक है, उस जगह को क्या बोलते हैं, एल्मा मैटर। ये वन वर्ड में भी आ सकता है, ठीक है बेटू। चलो, गुरुकुल, नेक्स्ट लिखा हुआ है आर्बिट्रियम। The decision of an arbiter, arbitration, judgment, decision, opinion, discretion, liberal decision, arbitrary decision या फिर whim, कुछ भी नहीं है, बस आपने देखा होगा जब आप कोर्ट वोर्ट जाते होगे, ठीक है, तो कोर्ट में आपने देखा होगा एक लड़की बनी रहती है, वो एक बैलेंस लिए खड़ी हुई होती है, ठीक है, और वो उससे क्या कर रही होती है, वो बैलेंस ही कर रही होती है, मतलब सच और गलत का पता लगाया जा रहा होता है। तो अगर एक जजमेंट दिया जाता है वो भी जस्टिस के साथ, उसको आप बोल सकते हो आर्बिट्रियम। सो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके सिनोनिम्स में जा सकते हैं, जजमेंट, डिसीजन, ओपिनियन देना, डिस्क्रिशन देना, लिबरल डिसीजन देना, या फिर आर्बिट्रेरी डिसीजन देना, या फिर विम करना। तो अल्टीमेटली एक फाइनल कोई डिसीजन अगर आप दे रहे हो, किसी चीज के ऊपर फैसला सुना रहे हो, वो आर्बिट्रियम होता है, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है वो, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कोर्ट में ही जा करके उस फैसले को दे रहे हो। जैसे बच्चा बहुत, अब सस्ते नशे की बात कर रहे हैं तो सस्ते नशे की बात ले लेते हैं। अगर कोई बच्चा सस्ता नशा कर रहा है और रोज घर में झूमते हुए आ रहा है, तो उसकी मम्मी या उसके पापा उसे कहते बेटा निकल जा अपनी प्रॉपर्टी में से, हम तुझे दरखास्त कर रहे हैं, ठीक है, सो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अवर प्रॉपर्टी, ओके। सो वो भी एक फाइनल डिसीजन ही उन्होंने सुनाया है, एंड दैट इज ऑल्सो आर्बिट्रियम। तो आर्बिट्रियम वर्ड आपका आर्बिट्रेरी से बना हुआ है, ठीक है। हाँ, कोड्स वर्डिक भी बोल सकते हो, out from here, yeah of course this is true. So I hope this is quite clear to everybody guys। यहाँ पर आपके synonyms ऑलरेडी लिखे हुए थे, इस वजह से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रास में। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है वर्ड आपके पास, बाइनियम। अब बाइनियम लिख दो, या ट्राइनियम लिख दो, या क्वाड्रानियम लिख दो, या फिर पेंटानियम लिख दो, या हेक्सानियम लिख दो, या सेप्टानियम लिख दो, या ऑक्टानियम लिख दो, या नॉनेनियम लिख दो, या फिर डेकानियम लिख दो, या फिर मोनोनियम लिख दो। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, मिलेनियम भी लिख सकते हैं कुछ लोग, है ना। सो बस ये आपको पता है, मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड, या फिर टेट्रा भी बोलते हो क्वाड को, फिर पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, राइट। सो ये सब आपसे पूछे जाते हैं। तो मोनो का मतलब 1 साल, बाई का मतलब 2 साल, ट्राई का मतलब 3 साल, टेट्रा या क्वाड का मतलब 4 साल, पेंटा का मतलब 5 साल, हेक्सा का मतलब 6 साल,
सेप्टा का मतलब 7 साल, ऑक्टा का मतलब 8 साल, मतलब ऑक्टेनियम पूरा वर्ड बनेगा तब 8 साल आएगा। नोना का मतलब 9 साल, डेका या डेकेनियम का मतलब हो जाएगा 10 साल। लेकिन ये वर्ड आने चाहिए, दिस इज फॉर ईयर्स। ठीक है, तो अगर कोई चीज 2 साल के लिए है, जैसे आपने सुना होगा आजकल जो बीएड की डिग्री है, वैसे तो बीएलएड भी होता है लेकिन अब जो बीएड की डिग्री है वो 2 साल की कर दी गई है। तो अगर कोई चीज 2 इयर्स ऑफ पीरियड की होती है तो उसको आप बोलते हो बाइनियम, है ना। और अगर मैं बोलूं जैसे कुछ लोग 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो वो जो उनका टेन्योर है ग्रेजुएशन का वो क्या है, वो ट्राइनियम है। अगर कोई इंसान 4 साल का ग्रेजुएशन करता है, जो सीधे पीएचडी करना चाहता है, वो 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा तो वो क्या कर रहा है, वो टेट्रानियम कर रहा है या फिर क्वाड्रीनियम कर रहा है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस, कोई भी टेन्योर, कोई भी चीज जो 2 साल की हो वो आपकी बाइनियम कहलाएगी। क्लियर? सो ये ना राइट इट टू मेक यू क्लियर विद दिस। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने बेबीज के बारे में भी पढ़ा था, है ना। जरा बताओ हम लोगों ने बेबीज के बारे में क्या पढ़ा था? क्या है भाई, तुसी के हो? चलो यहाँ पे लिख देते हैं, मोनो, नोनो, बाय, डाई भी आपका 2 के लिए होता है, ट्राई, टेट्रा या क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन या नोना या डेका। डिकापुलेंट, है ना, पढ़े थे ना हम लोगों ने। बेबीज के बारे में हम लोगों ने पढ़े थे ना, बेबीज के लिए हम लोगों ने खूब सारे वर्ड्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, जल्दी से बताओ। तो जरा बताओ, अगर मैंने ये कहा कि किसी के एक साथ 3 बच्चे हो जाते हैं, होता है ना, ट्रिपलेट्स पैदा होते हैं, जैसे फराह खानी तो है ना, 3 बच्चे, या अली गोनी की सिस्टर को भी बेबीज हुए थे तो 3 बच्चे एक साथ हुए थे। भाई पागल हो जाता होगा वो इंसान। एक रोता होगा, दूसरा चुप होता होगा, तो एक को चुप करवाते होंगे, दूसरा शुरू, दूसरे को चुप करवाते होंगे, तीसरा शुरू, और जब तीसरे को चुप करवाते होंगे तो पहले दोनों शुरू हो जाते होंगे। सो अगर किसी को 3 बच्चे हो रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे, इनको ट्रिपलेट हुए। अगर किसी को 2 बच्चे होते हैं तो उसको क्या बोलते हो, ट्विन हुए। अगर किसी को बोलते हो एक ही बच्चा हुआ है तो सिंगलेटन है वो। ठीक है, और किसी को 8 बच्चे हो जाए तो वो ऑक्ट्युपलेट होता है, और अगर 10 बच्चे हो जाए तो डिकैपुलेट होता है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। सो डेका वेका ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 3 बच्चे। ट्रिपलेट्स नहीं है बेटा, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वर्ड देखो ये भाई, ओहो हाय, ये अपनी कंडीशन है। आपको पता है, लिटरली मैं बता रही हूँ, व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन मुंबई, है ना, मतलब पहले हम लोग मुंबई में रहते थे, तो जब छोटे थे तो हमारी कंडीशन ये होती थी, तो हमारे घर पे एक स्कूटर थी, ठीक है, तो उस स्कूटर पर वी वर 7 पीपल्स, ये तो 4 ही बैठे हुए हैं, हम तो 7 बैठते थे। मेरे जो चाचा थे वो स्कूटर चलाते थे, आगे खड़े करते थे, तीन छोटे छोटे बच्चों को, चिन्नी पोटो को आगे खड़े कर देते थे, 2 पीछे बैठते थे, एक पीछे जो साइड में इसका ऐसे लेयर सा ऐसा होता है ना, जहाँ पे वो लगी हुई होती है प्लेट, नंबर प्लेट, वहाँ पे ऐसे जगहें होती हैं, तो एक वहाँ पे खड़ा हो जाता था, और ऐसे करके जो मेरे चाचा थे वो पूरी स्कूटर चलाते थे। सो एक्चुअली जब भी कोई ऐसे लोग को दिखता होगा तो बोलता होगा भाई स्कूटर तो है इनके घर में, तो गरीबी तो नहीं होगी। अच्छा, तो फिर ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, पैसे वाले तो नहीं है, वरना एक स्कूटर पे 7 तो चलेंगे नहीं। खैर, तो मतलब अल्टीमेटली समझ में आ जाता था, हाँ ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास में भी 2 क्लासेस होते हैं, एक अपर मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास होता है, राइट। सो अगर कोई इंसान मिडिल क्लास, मध्यवर्गीय है ना, हालांकि अब अलग से इसमें भी वो कोटा बना दिया गया ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। भाई हमें भी बोलते ना, अपन को भी चाहिए फुल इज्जत, है ना, तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बना दिया गया कि भाई हमें भी दो, है ना, सबको कोटा वोटा मिल रहा है, सबको आरक्षण बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संरक्षण तो कंजर्वेशन होता है, आरक्षण मिल रहा है ना, तो हमें भी मिलना चाहिए, राइट। तो वही है, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, सो यू आर बोर्जुइस। बोर्जुइस, मेरे साथ बोलना आप लोग, अपना ना थोड़ा सा अगर आप मिरर में देख करके बोलोगे तो आपको फनी लगेगा, बट दिस इज ट्रू। बोर्जुइस, बोर्जुइस, राइट, दिस इज द वर्ड। और आप लोगों को पता है ना, कल हम लोगों ने वर्ड पढ़े थे, अगर कोई अमीर होता है, बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला समझता है अपने आप को, तो वो हैव्स में आएगा, और अगर कोई पैसे वाला नहीं है तो वो हैव नॉट्स में आएगा।
तो ये है अमीर, वो है गरीब, और ये है ग्रास रूट फैमिली वाले जो बड़े ही नॉर्मल हैं, है ना, प्राइमरी हैं, ऑर्डिनरी हैं, मिडिल क्लास है, मध्यवर्गीय हैं। और वो एक सीरियल आता था सारा भाई वैसे सारा भाई, वो सौरेश वाला, तो उनकी जो जो मतलब जो मदर इन लॉ बनाई गई थी वो हमेशा ये बोलती थी ओह सो मिडिल क्लास ऐसे करके। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को लोग बोल देते हैं कि यार इट्स सो मिडिल क्लास, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा झेलता भी मिडिल क्लास ही है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी लाइफ भी मिडिल क्लास की होती है। जो बहुत गरीब होता है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बहुत अमीर होता है उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, क्योंकि वो आम जिंदगी एंजॉय नहीं कर सकता, है ना। तो सबसे ज्यादा जो ना बहुत गरीबी में जी रहा है, ना बहुत अमीरी में जी रहा है, एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा है मिडिल क्लास वाला। अच्छा बुरी कैसे है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स वसूली जो होती है वो मिडिल क्लास वालों से ही होती है, ठीक है। सो अ क्लास ऑफ पीपल इन द मिडल ऑफ सोशल हायरार्की, ठीक है, ऑफन डिफाइंड बाय ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन और सोशल स्टेटस। सो बट ऑब्वियस चीज है, तेरी औकात क्या है अल्टीमेटली मैं वही बोल रहा हूँ, तेरा स्टेटस क्या है, तेरी यथास्थिति क्या है, कितना पैसा कमाता है तू, तो तेरे कमाई से मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि तू अमीर है, तू हैव्स में बिलोंग करता है कि हैव नॉट्स में बिलोंग करता है, या फिर तू bourgeois है, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। तो उसके इनकम, उसकी एजुकेशन, उसके सोशल स्टेटस से या उसकी ऑक्यूपेशन से ही पता लगाया जाता है कि अमीर है या गरीब है, ठीक है। चलो अरे वो तो मतलब अब देखो यार, ये तो सबसे बड़ी चीज है ना, अगर एक्सपेक्टेशन इज गुड, अपने आप से उम्मीद लगाना इज गुड, है ना, लेकिन उस उम्मीद में ग्रीडी हो जाना दैट इज बैड। कई बार ऐसा होता है हम लोग इतने ज्यादा करियर ओरिएंटेड या मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं कि हमें प्रॉब्लम होने लगती है, बट एक्चुअली में वी हैव अ गुड लाइफ यार, वी हैव ओनली वन लाइफ एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग। तो क्या हुआ, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते हैं, फिर वो मिडिल क्लास में आते हैं और फिर वो भाई साहब पैसे में सोते हैं, ठीक है, मतलब सोते हैं हमेशा हमेशा के लिए। सो ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी पीपल आर देयर। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, प्लीज इतना अगर क्लियर है आप लोगों को तो मुझे बता दीजिए। नॉमिनल क्लास भी बोल सकते हो उनको आप, नॉमिनल क्लास, न्यूट्रल क्लास से बिलोंग करने वाले, द मिडिल क्लास, ओह यू आर सो मिडिल क्लास। सरका को आप ऐसे ऐसे सरकने से लर्न कर सकते हो, सरका, है ना। तो बेसिकली मैंने पिक्चर आपकी कुछ इस तरीके से लगाई है कि देखो ये वो वाला गेम है ना डार्ट वाला, तो आप ये देख रहे होगे ना, ये तीर जा करके सीधा पॉइंटर पे लगा यहाँ पर, लेकिन ये जो तीर है ना ये सरक गया है थोड़ा सा, ये पॉइंटर पे ना जा करके थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में आसपास ही गया है, बाहर नहीं आसपास ही गया है ना। तो कई सारे गेम्स आप लोगों ने खेले होंगे ये वाले। सो नियर अबाउट और रफली, अप्रोक्सीमेटली, समहाउ ऐसे करके करीब करीब जब आप बोलते हो ना, लगभग, तो वो आपका सरका में चला जाता है, ठीक है। हाँ अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली नहीं बेटा, अप्रोक्सीमेटली वर्ड बोलते हो आप इसके लिए, ठीक है। अबाउट और अराउंड, नियर अबाउट भी कुछ लोग बोल देते हैं, नियर बाय, नियर टू, है ना, अप्रोक्सीमेटली, समहाउ। वैसे तो समहाउ को मतलब कैसे भी होता है, लेकिन समहाउ को भी लोग यूज कर लेते हैं, लगभग, हाँ थोड़ा ऐसे करके। तो अ बिट भी यूज कर सकते हो, अ बिट क्लोजर, ठीक, ऑलमोस्ट। ये तो काफी हद तक होता है वैसे इसका मतलब, लेकिन हम इसको ले सकते हो उसमें। एक और वर्ड होता है क्वाइट, इसको भी यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। जैसा होता नहीं है, बस मुझे 1 मार्क ज्यादा आ जाते तो मेरा एसआरसीसी में एडमिशन हो जाता। सो वो सरका वाली कंडीशन आप लोगों के पास ना है ना, तो आप लोग को ना फुल मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अपने सब्जेक्ट्स में, तो वो सरका वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए। अच्छा एक वर्ड लिखा हुआ है कोएफियो, कोएफियो, एक और वर्ड होता है चौफियो, है ना। तो ये सब आपके फॉरेन वर्ड्स ही हैं, चौफियो या कोएफियो। चौफियो पिछले साल आपके जो सीयूईटी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो अगर आपके पास वर्ड लिखा हुआ है कोएफियर, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी
सेलिब्रिटीज होती हैं जिनको मतलब बहुत सज धज के रहना पड़ता है, सज धज के टशन में, राइट। सो उनको बाल वाल बनवाने होते हैं, अपने हेयर स्टाइल वगैरह वो लोग करवाती रहती हैं, तो दैट इज नोन एज coiffure। सो जो आपका हेयर स्टाइलिस्ट होता है, जनरली अगर ये लड़के होते हैं तो थोड़े से मेरे को वैसे लगते हैं, ये अच्छे लगते हैं, ठीक है अच्छा, तो बेसिकली जो आपका हेयर ड्रेसर होता है, जो आपके बाल वाल बनाता है, नई नई चोटियां बनाता है, नई नई लुक्स देता है आपको, है ना, तो वो आपका coiffure कहलाता है। तो आप ये बोल सकते हो अ पर्सन हुज जॉब इज टू कट, शेप, कलर एटसेट्रा विद हेयर, है ना। और या फिर अगर पर्सन के बारे में आप बात ना करके किसी जगह के बारे में बात करना चाहो तो उसको भी बोल सकते हो। लुगाइयों की हजामत की दुकान इज ब्यूटी पार्लर। लेकिन अगर नाई की दुकान के बारे में बात करते हो जहाँ पे आपके केश यानी कि आपके बाल सुधारे जाते हैं, वहां पे आप उसको उस जगह को कॉफियर भी बोल सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी गाइस। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को, है ना। एंड एज आई टोल्ड यू, पिछले साल आपका वर्ड आया था चौफ्यो, द वर्ड इज चौफ्यो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। पर्पल ले लेती हूँ, चौफ्यो। चौफ्योर इज योर प्राइवेट ड्राइवर। आपने गाड़ी खरीद ली बट आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो आपने किसी को हायर किया, आपने बोला भाई मैं तेरे को इतनी पगार देगी, ठीक है, तू मेरे लिए गाड़ी चला दे, राइट। सो अ प्राइवेट ड्राइवर इज नोन एज चौफ्यो। क्लियर है इतना? तो अगर आप कहीं पर ड्राइवर की नौकरी कर रहे हो या फिर आप किसी के प्राइवेट ड्राइवर हो तो वो चौफियर होता है। बस आपका ये वाले मंथ पे आपकी सीरीज ऑलमोस्ट एंड हो जाएगी और आपकी अगली आपकी चलेगी वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स ही चलेंगे अगली सीरीज में। ठीक है बेटू, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोर्टियर। सॉरी, कोर्टियर इज डिफरेंट। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कोर्ट्यूरियर। काउट्यूरियर एक होता है, कोर्टियर जो दरबारी होता है ना, जिसको सर्विसेज के लिए रखा जाता है कि वो सारे के सारे काम करेगा, वो सारी की सारी चीजें चेक करेगा। सो दैट इज कोर्टियर। उसको बाद में बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉफियो, ये है कोर्ट्यूरियर। तो कोर्ट्यूरियर क्या होता है? जो कपड़े डिजाइन करता है ना, सभ्यसाची, और मुझे पता ही नहीं और कौन हो सकता है, जरा बताओ ना मुझे। किस किस के जो डिजाइनर लहंगे हैं वो बहुत फेमस हैं? बीबा, डब्ल्यू, इसके लहंगे तो नहीं फेमस है, कुर्तियां फेमस हैं। और एक और था, मतलब कुछ भी, आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना, जो अलग अलग कपड़े डिजाइन करता है, डिजाइनर। So a person whose job is to make drawings or plans showing how something will be made. So it's not about only the designs of the dresses only. It can be the design of the building also. It can be the नक्शा of any part. किसी भी चीज को अगर डिजाइन करना होता है तो आप काउट्यूरियर को बुलाते हो। ठीक है, किसको बुलाते हो? काउट्यूरियर को। मनीष बोल, ओके, ग्लोबल देसी, अच्छा, मानवर मनीष मल्होत्रा। रे बाप रे बाप, इससे पता चल रहा है कितने ब्रांड कॉन्शियस हो आप लोग। लाला, लैला, हाँ हाँ हाँ, लैला इज ऑल्सो देयर। मसाबा, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हो उन डिजाइनर्स की जो कपड़े डिजाइन करते हैं। आप किसी आर्किटेक्ट की भी बात करोगे ना तो वो भी आपका इसी में ही आ जाएगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी गाइस। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए कितना क्लियर हो गया। और फिर हम बात करेंगे कोर्टियर की। तो कोर्टियर कौन होता है? सलाहकार, दरबारी। वो आपका कोर्ट्यूरियर नहीं होता, मतलब कोर्टियर होता है सिर्फ। यहाँ पे यू आर हटा दो। एडवाइजर ऑफ किंग और क्वीन, सलाहकार, सजेस्टर, ठीक है, ये डिजाइनर को। क्लियर दिस मच एवरीबडी? हाँ, अटेंडेंट बोल सकते हो उसको, कंपेनियन भी बोल सकते हो, क्योंकि आपकी वो हर चीज में आपको सलाह देता है, साथ देता है। बड़ी भी यूज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। हाँ, एडवाइजर। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोर्ट्यूरियर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डी डाई इन डायम, डेली डेली,
डेली डेली जो भी आप करते हो, डे टू डे जो भी आप करते हो, वो आपके क्या हो जाते हैं, वो डी डाई एंड डायम हो जाते हैं। तो डेली जो आप काम करते हो या एवरी डे जो आप काम करते हो, है ना, या जो आपके कोर्स होते हैं, रोज के काम, जैसे इसमें से आप क्या नहीं करते हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सुबह उठते हो, बिस्तर से भी उठ जाते होगे, नींद से उठ जाते हो, बिस्तर से भी उठ जाते होगे। अब देखो यहाँ पे कितने अच्छे वर्ड्स लिखे हुए हैं। वेकअप का मतलब होता है आप उठ गए, नींद से उठ गए, और गेटअप का मतलब होता है अपने बेड से उठ गए। टेक अ शावर, गेट ड्रेस्ड, कॉम हेयर, हैव ब्रेकफास्ट, गो टू वर्क, हैव लंच, कुक डिनर, हैव डिनर, वॉच टीवी, गो टू बेड। सो दीज आर आवर डेली कॉर्स, राइट। ये हमारे रोज रोज के काम होते हैं जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं। तो आप ये बोल सकते हो या वी आर डूइंग डी डाई एंड डायम, सो दिस इज आवर लाइफ, हमारी डे टू, ये भाग दौड़ वाली जिंदगी जो रोज चल रही है। So the term is used to refer to an action occurring from day to day or a continuing rite of action. जो चीज आपके साथ रोज हो रही हो, जैसे आप रोज रुबैका मैम की क्लास अटेंड करने के लिए आते हो, है ना। So this is D डाई एंड डायम। गो टू वर्क नहीं करते, अच्छा मुझे लगा था आप लोग ब्रश भी नहीं करते होगे सुबह सुबह। आजकल ठंड में मतलब लिटरली देयर आर सो मेनी पीपल जो शावर नहीं लेते हैं, दैट इज टू बैड। कुक और डिनर भी नहीं करते। मैम फर्स्ट काम तो कन्हैया कुमार, नाम कन्हैया रखे हुए और बातें एकदम किसी और ही लेवल की कर रहे हैं। कह रहे हैं मैम फर्स्ट काम तो आपने लिखा ही नहीं। अब फर्स्ट काम क्या होता है भाई, फर्स्ट काम यही होता है, ठीक है, और कुछ होता है तो तुम अपने मन में सोच लो, ठीक है। चलो बकवास कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है डिटूर। अब ये बड़ा मजेदार वर्ड है। अब जैसे मतलब मम्मी लोग बोलती है ना बेटा, कान चाहे ऐसे पकड़ो या फिर कान चाहे मतलब ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है ना, पकड़ तो कान ही रहे हो। तो आपने ऐसे वाला रास्ता ना पकड़ करके आपने ऐसे वाला रास्ता पकड़ा है ना। सो दिस रास्ता इज लंबा, दिस रास्ता इज छोटा, या दिस रास्ता इज छोटा एंड दिस रास्ता इज लंबा। तो आपने क्या किया, इफ यू हैव टेकन अ लॉन्ग वे और अ लॉन्ग रूट, और इफ यू हैव गॉन इन डायरेक्टली समवेयर, है ना, आप सीधे स्ट्रेट ना जा करके अपने शॉर्ट रूट ना लेकर के एक लॉन्ग रूट लिया हुआ है, सो यू हैव डन डिटूर, सो you have gone there indirectly. A longer route from the place to another that you take in order to avoid something, somebody, or in order to see or do something. ऐसा कई बार होता है, मतलब I believe, जैसे मैं लिटरली बता रही हूँ, जब मैं अपने रूम से यहाँ आती हूँ, so there are certain मुर्गा एंड मुर्गी, because I have a fear of मुर्गा एंड मुर्गी, so मेरा एक शॉर्ट रूट है, बट मैं वो शॉर्ट रूट कभी नहीं लेती, है ना। सिर्फ शॉर्ट रूट मैं इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे मुर्गा मुर्गी मिल जाते हैं। सो आई ऑलवेज टेक लॉन्ग रूट। भाई देर से पहुँचेंगे कोई बात नहीं, जान है तो जहान है, आई हैव अ फीलिंग लाइक दिस, सो आई ऑलवेज टेक डिटूर। आई ऑलवेज गो फॉर अ टास्क इनडायरेक्टली, घुमा फिरा करके जाते हो। सो यू जस्ट गो एंड गो एंड गो एंड गो राउंड अबाउट एंड यू टेक अ लॉन्ग वे, लॉन्ग वे, indirect way, not a right way. चलिए, मुर्गी फोबिया नहीं, मुर्गी फोबिया को कॉकोफोबिया बोलते हैं। आई लिटरली हैव, आपको पता है, मतलब अगर मैं छत पे भी खड़ी हूँ और मुझे नीचे अगर मुर्गी दिख जाए ना, तो शायद मैं वहीं से ही चिल्लाने लगूँ। सो आई हैव अ फोबिया लाइक दिस। आपको पता है मैं अपनी कभी साइंस की बुक में वो वाला पेज नहीं खोलती थी जहाँ पे एग हैचिंग दिखाई जाती थी। सो मैं कभी उस पेज को नहीं खोलती थी, बिकॉज आई हैड अ फियर। सो फोबिया इज नॉट एट ऑल लाइक दिस कि आपको बस डर लगता है। फोबिया इज समथिंग जिसमें आप डर से इतना ज्यादा कांप जाओ ना कि अगर उस चीज के पास आपको रात भर छोड़ दिया जाए तो आप शायद सुबह मरे हुए मिलो। सो फोबिया इज जस्ट लाइक दिस। सो या आई हैव दैट काइंड ऑफ फोबिया, बट आई डोंट, मतलब यार देखो, मतलब ऐसा मत करना कि हम आपको फेलिसिटेशन के लिए बुलाएं और आप हमें मुर्गा पकड़ा रहे हो, है ना, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक दिस, ठीक है, कि मैम को एक गिफ्ट देंगे और मैम को गिफ्ट देंगे मुर्गा, तो मैं कहूँगी चल भाग जा मेरी नजरों से, जस्ट लाइक दैट। सो या इट्स ट्रू। सो जब भी आप डायरेक्ट वे ना लेकर के इनडायरेक्ट वे लेते हो, सो इट्स डिटूर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डेब्यू। इसका मुझे बहुत अच्छा डायलॉग, ये पता ना मुझे कौन सी मूवी का GIF है ना, मैं इसका डायलॉग आप लोगों को सुनाती हूँ।
लड़कों के पीछे पॉम पॉम लेकर के भागना मेरा स्टाइल नहीं है। सो ये कौन सी मूवी है मुझे बता सकते हो आप लोग? लड़कों के पीछे पॉम पॉम लेकर के घूमना मेरा स्टाइल नहीं है। चिक 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 चिकन, नो, आई एम कंप्लीट, आई से दैट इन फ्यूचर आई विल बी अ वेगन। मतलब मैं वेजिटेरियन तो हूँ ही, लेकिन इन फ्यूचर आई विल बी अ वेगन ऑल्सो। आई विल अवॉइड हैविंग अ लेदर बेल्ट ऑल्सो। वैसे तो लेदर शूज मैं पहनती नहीं हूँ, हाँ मेरे पास एक लेदर जैकेट है, बट सून आई विल बी अवॉइडिंग दैट ऑल्सो। या स्टूडेंट ऑफ द ईयर है ना। सो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जो आलिया भट्ट थी और जो सिद्धार्थ करके एक आपका वो है हीरो, उन सबकी ये पहली मूवी थी, राइट। सो जो भी पहली बार आप स्क्रीन पर आते हो, जो भी आपका पहला ऑन स्क्रीन अपीयरेंस होता है, फर्स्ट अपीयरेंस, उसको आप डेब्यू बोल सकते हो। अ फर्स्ट अपीयरेंस इन द पब्लिक ऑफ एन एक्टर, स्पोर्ट पर्सन और एक्सेट्रा, मतलब कोई भी नेता, अभिनेता, कोई भी पर्सन पहली बार ऑन स्क्रीन आ रहा है, पहली बार अपना किसी चीज में परफॉर्म करने वाला है, सो दैट इज नोन एज डेब्यू। इसको डेब्यूट, मतलब डेब्यूट पढ़ते हो आप लोग, लेकिन ये गलत है प्रोनाउंसिएशन। हम लोग टी को नहीं पढ़ते, वी ऑलवेज से डेब्यू। क्या बोलते हैं हम लोग? डेब्यू। डन। ओके, सो रिमेंबर दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और यहाँ पर एक वर्ड मैं और लिख करके एंड करती हूँ, डेब्यूटेंट। और डेब्यूटेंट वो पर्सन होता है, ये पर्सन है, ये वो पर्सन है जो पहली बार कहीं पर अपीयर कर रहा है। तो ये मूवी जो थी वो डेब्यू थी, और ये आलिया भट्ट है वो डेब्यूटेंट है, ठीक है। सो दिस इज द वर्ड विच मीन्स फर्स्ट अपीयरेंस। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन बिकॉज देयर इज अनदर टीचर जिनकी क्लास है। तो बस जाते जाते मैं आप लोग को ये बता दे रही हूँ कि योर बैजेस आर अवेलेबल, यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। सो अभी आप लोगों ने सुना होगा महापैक के बारे में, जिसमें यू आर गेटिंग एवरीथिंग। सो अगर आपको ये बैज लेना है, सो यू कैन यूज द कोड Y484 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। टू गेट द मोर डिटेल ऑफ दिस, आप मेरा शाम वाला सेशन ज्वाइन करिएगा, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन ऑल्सो, ओके, बाय।